अस्सलाम वालेकुम। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। जब अब्बू की पेंशन में गुजर बसर मुश्किल हो गया तो भाई एहसन ने ड्राइविंग सीख ली और हमारे पड़ोसी की सुजुकी चलाने लगा। वो रोज़ाना गांव से सवारियां उठाता और लारी अड्डे छोड़ आता। इस तरह हमारी गुजर बसर अच्छी हो जाती थी। एहसन ने मैट्रिक तक पढ़ा, आगे हालात ने इजाज़त ना दी। उसे मज़ीद तलीम हासिल करने का शौक़ था, मगर अब्बू बूढ़े हो चुके थे और हम खुदा के फजल से 6 बहनें ब्याही जा चुकी थीं। बस एक ही बहन रहती थी, अब उसके हाथ पीले करने थे। एहसन हमारा सबसे छोटा और इकलौता भाई था। एक दिन वो सवारियां लेकर गांव आने लगा तो चाचा को देखा। वो शहर से आए थे। भैया ने सुजुकी रोकी और उन्हें साथ बिठा लिया। घर पहुंचकर चाचा ने बड़ी तारीफ की कि एहसन बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है। चंद रोज़ हमारे घर क़याम करने के बाद जब वो जाने लगे तो एहसन को भी साथ ले लिया। शहर आकर चाचा ने भैया की नौकरी की कोशिश की, वल आखिर एहसन को मुलाजमत मिल गई और वो नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर की बस चलाने लगा। वो हर माह तनख्वाह में से अपना खर्चा निकाल कर बाकी पैसे घर भिजवा देता। यूँ हमारे माली हालात को सहारा मिला। इस मुलाजमत की वजह से अब भैया को शहर में ही रहना था। गांव का सीधा साधा लड़का जब शहर में गया तो बहुत जल्द होशियार हो गया। उसकी दोस्ती एक लड़के नियाज अहमद से हो गई जो कॉलेज की बस चलाता था और कॉलेज के क्वार्टर में ही रहता था। इस क्वार्टर का किराया 400 रुपये था, ताहम वो ये किराया भी बामुश्किल अदा कर पाता था। उसने एहसन से कहा कि तुम मेरे साथ रहाइश इख्तियार कर लो तो इस तरह मेरा बोझ भी हल्का हो जाएगा और तुम्हें भी आधे किराए पर रहाइश मुयस्सर आ जाएगी। चाचा भी रिटायर हो चुके थे। वो पहले एक अफसर की जीप चलाते थे। एहसन ने सोचा बजाय चाचा पर बोझ बनने के क्यों ना दोस्त की पेशकश कबूल कर लूँ। तभी ये दोनों एक ही क्वार्टर में रहने लगे। भैया की ये आदत थी कि बस चलाते वक्त उतरने और चढ़ने वालों पर नज़र रखता था। कुछ दिनों से बस में एक नया चेहरा देख रहा था, शीशे में जिसकी आंखें कई बार भाई की आंखों से टकराई थीं। ये एक फैशनेबल लड़की थी। हल्के फुल्के फैशन से उसका हुस्न दुबाला और शख्सियत निखरी निखरी लगती थी। तभी वो एहसन को अच्छी लगने लगी। दिल में एक हसरत सी होती कि काश इससे बात हो सकती। जल्दी ही ये आरज़ू पूरी हो गई। हुआ यूं कि एक रोज़ जब वो लड़की बस में सवार हुई तो टिकट चेकर की उससे तकरार हो गई। इत्तेफाक से लड़की की सीट ड्राइवर के करीब ही थी। भाई ने मुड़कर देखा और चेकर से कहा, आसिम भाई क्या बात है, क्यों उलझ रहे हो? एहसन भाई, इस लड़की ने टिकट नहीं लिया और बस में सफ़र कर रही है। भाई ने कहा, रकम मुझसे ले लेना, इसके साथ तकरार मत करो। इस एहसान के बाद वो लड़की मेरे भाई की बेहद ममनू हुई और मंजिल पर पहुंचकर बस से उतरते वक्त उसने रुककर शुक्रिया अदा किया। एहसन यही तो चाहता था कि किसी तौर लड़की से बात हो। अल्लाह ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि फिर से टिकट चेक करते हुए चेकर ने शिकायत की, एहसन भाई आज भी ये लड़की टिकट नहीं ले रही। अच्छा यार, मामूली बात है, तुम झगड़ा मत करो, टिकट की रकम मुझसे ले लेना। ये बात भाई ने आहिस्ता से कही ताकि दूसरे मुसाफिर ना सुन लें। अगले दिन बस से उतरते वक्त उस लड़की ने एक रुक्का मेरे भाई के हाथ में दे दिया और उतर गई। एहसन ने हैरत से इस रुक्के को खोलकर पढ़ा। लिखा था, आपका शुक्रिया, 2 बार मदद करके मुझे भरी बस में बेइज्जती से बचा लिया। इंशाल्लाह कभी न कभी आपको रकम लुटा दूंगी। फ़िलहाल माली हालात अबतर हैं। कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन यकीन जानिए बहुत मुश्किल में हूँ। अगर मेरी कोई मदद कर सके तो एहसान होगा। अगले रोज़ जब वो बस में सवार हुई तो एहसन को यूं देखा जैसे जवाब चाहती हो। तब भाई ने उसको नियाज के क्वार्टर का पता दे दिया। वो शाम को खुद ही वहाँ आ गई। उसे देखकर नियाज क्वार्टर से चला गया ताकि ये दोनों आसानी से बात कर सकें। लड़की ने भैया को अपनी दास्तान सुनाई और मसाइल बताकर कहा, मैं इस शहर में ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। मेरे लिए परदेस है और यहाँ मेरा कोई नहीं है। एक सहेली के पास रहती हूँ।
मगर वो मेरी माली मदद नहीं कर सकती। घर से कभी कभी रकम आ जाती है और कभी नहीं, तब बहुत मुश्किल होती है। न जाने क्यों आपको देखकर ऐसा लगा कि आप मेरी मदद कर सकते हैं और मैं मुद्दा बयान कर दूं तो इनकार ना करेंगे। उसकी माँ गांव में रहती थी और खजूर की पत्तियों से हाथ के पंखे, चटाइयाँ और चंगेरे बनाती थी। वो कभी रकम जोड़ पाती और कभी नहीं। अब बीमारी के सबब उसकी माँ अस्पताल में दाखिल थी और लड़की का नाम सोबिया था। वो कुछ रकम भी लाई थी जो उसने माँ को भिजवानी थी, मगर ये रकम ना काफ़ी थी। मेरे भाई ने उसको तसल्ली दी और अपनी तरफ से और पैसे मिलाकर उसकी माँ को ये रकम मनी ऑर्डर कर दी। उसके बाद उनकी जान पहचान हो गई। अब वो परेशान होती या कोई भी मसला होता, वह नियाज़ अहमद के क्वार्टर में एहसन से मिलने आ जाती और अपनी मुश्किल बयान कर देती थी। एहसन बहुत मेहमान नवाज था। वो उसकी भी मेहमान नवाजी करता था। कभी उसका दोस्त भी मौजूद होता था। उनकी कोई भी बात उससे ढकी छुपी ना थी। अगर भाई कुछ दिनों के लिए गांव आ जाता और पीछे मिलने सोबिया आती तो नियाज़ उसकी मेहमान नवाजी करता। जब एहसन गांव से लौटकर शहर जाता, उसका दोस्त बता देता कि सोबिया आई थी। भाई को भी नियाज़ और सोबिया पर कभी भी शुबा नहीं हुआ। इस दौरान छोटी बहन की शादी करीब आ गई और अम्मी ने एहसन को बुलवा लिया। यहाँ आकर शादी के सारे मामलात उसने ही देखने थे, क्योंकि वालिद बूढ़े हो चुके थे। उनमें अब इतनी ताकत ना रही थी कि जिम्मेदारियाँ उठा सकते। अल्लाह का फजल हुआ और बहन की शादी हो गई। अब एहसन की बारी थी। बेटियां सब अपने घरों की हो चुकी थीं। अम्मी अबू चाहते थे कि बेटे की दुल्हन ले आएं, उसका भी घर बस जाए। वो एहसन पर जोर दे रहे थे कि तुम अपनी फूफो की बेटी सकीना के बारे में सोचो। वो अच्छी लड़की है, मैट्रिक पास है, सलीकामंद है और घरेलू लड़की है। अपनी बच्ची है, तुम्हारा घर बस जाएगा और हमारी भी बुढ़ापे में खिदमत करेगी। मैं सोचकर जवाब दूंगा। ये कहकर एहसान शहर चला गया। एहसान ने सोबिया से शादी का वादा किया हुआ था, लिहाजा शहर आकर उससे बात करने का सोचा। वो क्वार्टर आई मगर भाई को देखकर खुश ना हुई। उसके लहजे में पहले जैसी चाहत और गर्मजोशी ना थी जिसको मेरे भाई ने महसूस किया। वो थोड़ी देर बैठी फिर चली गई। ये तक ना पूछा कि इतने दिन गांव में क्यों रहे, किस वजह से गए थे और क्यों इतनी ज़्यादा छुट्टियां की। तुम्हारे घर वाले तो ठीक हैं? यानी उसने रस्मी सवालात भी ना किए, बल्कि इस तरह बैठी रही जैसे उसका दिल एहसन के साथ नहीं लग रहा था। उसके रवैये से भैया के दिल को ठेस आई, मगर वो कुछ दिन ना बोले कि मुमकिन है कोई परेशानी हो। पहले अगर कोई परेशानी होती तो वो मेरे भाई को ज़रूर बताती थी। दूसरी बार भी एहसन ने सोबिया में वो मोहब्बत ना देखी जो 3 हफ्ते पहले थी। उसकी गैर हाजिरी से गोया 15 दिन में सब कुछ बदल गया था। दरअसल उसकी दोस्ती नियाज़ से हो गई थी। अब वो उसे चाहने लगी थी और नियाज़ भी उसमें दिलचस्पी लेने लगा था। भाई ने दोस्त पर एतबार किया, जिसका उसने भरपूर फ़ायदा उठाया। लड़की को अपनी जानब कर लिया। एक दिन सोबिया बस में नजर आई और जब एहसन क्वार्टर पहुंचा तो नियाज़ भी नहीं था। वो इंतज़ार कर रहा था कि शायद दीगर दोस्तों के साथ घूमने गया होगा, लेकिन ये इंतज़ार 1 माह से ज़्यादा हो गया। तब एहसन को शक होने लगा कि इतनी लंबी गैर हाजिरी और उसको इत्तला तक नहीं की, क्या वजह होगी। उधर सोबिया भी नज़र ना आई और ना मिलने ही आई। अब उसके दिल में उन दोनों के बारे में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। फिर एक रोज़ ये शक यकीन में बदल गया जब सुबह सुबह मार्केट में खाने पीने की चीज़ें खरीदते हुए उसकी नज़र एक गाड़ी पर पड़ी जिसमें नियाज़ और सोबिया बैठे हुए थे। फ़ौरन उसके दिल में ये गुमान आया कि कहीं उन दोनों ने मिलकर उसे धोखा तो नहीं दिया। उसने नियाज़ के एक दोस्त से पता किया, जिसने उसे बताया कि उसने सोबिया नामी एक लड़की से शादी कर ली है। एहसन का सर घूमने लगा। वो नौकरी छोड़कर घर वापस आ गया। कुछ दिनों मेरा भाई बहुत बुझा बुझा और उदास रहा। अम्मी अबू ने बहुत पूछा मगर उनको कुछ ना बताया, लेकिन मुझसे उसकी बहुत बनती थी, लिहाजा मेरे साथ दिल की बात करके मन का बोझ हल्का कर लेता था। इसलिए तो मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ। उसने तमाम आप बीती सुना दी और कहा कि अम्मी अबू को ना बताना वरना उनको सदमा होगा।
میں نے شہر کی نوکری چھوڑ دی ہے۔ شہر میں ایک دوست بن گیا تھا، اس کا بڑا بھائی دبئی میں رہتا ہے اور ویزوں کا کام کرتا ہے، مگر اس کو رقم دینا ہوگی۔ سوچ رہا ہوں کہیں سے رقم کا انتظام ہو جائے تو دبئی چلا جاؤں۔ اپنے بھائی کو اس قدر دکھی اور پریشان دیکھ کر میرا دل بھی غمزدہ ہو گیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اپنے ہاتھ کی چوڑیاں اتار کر اس کو دے دیں۔ کہا کہ ان کو فروخت کر کے دبئی جانے کا انتظام کر لو، زیور کا کیا ہے، پھر سے بن جائے گا۔ احسن چوڑیاں نہیں لے رہا تھا، تاہم میں نے اصرار کر کے اس کو دے دی۔ اس طرح وہ دبئی چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کا رزق لکھا تھا۔ پہلے چھوٹی موٹی نوکری ملی، پھر اچھی ملازمت مل گئی۔ محنتی اور دیانتدار ہونے کی وجہ سے سیٹھ قدر کرتا تھا، اس نے بیٹا بنا رکھا تھا۔ اس طرح اچھی تنخواہ ملنے سے ہمارے گھر میں خوشحالی آئی اور مالی حالات سدھرنے لگے۔ نیا فرنیچر، ٹی وی، واشنگ مشین، فریج، غرض ضرورت کی سبھی اشیاء اور سہولتیں میسر آئیں۔ 6 برس کی محنت و مشقت کے بعد والدہ نے بالآخر اس کو شادی کے لیے منا لیا اور پھپھو کی بیٹی سے اس کی شادی کرا دی۔ شادی کے بعد بھائی کی اپنی بیوی سے بن گئی اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ ایسے نے 3 سال کے بعد بھابھی کو دبئی بلوا لیا۔ اس وقت وہ 2 بچوں کی ماں تھی، باقی ان کے 2 بچے دبئی میں ہوئے۔ اب وہ 4 بچوں کے والدین تھے اور خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب موقع بنتا آ کر ہم سے مل جاتے۔ امی ابو میرے ساتھ ہی رہتے تھے۔ میں اپنے چاچا کی بہو بنی تھی اور میرے شوہر کو انہوں نے گھر داماد بنا لیا تھا، کیونکہ چاچا کے ماشاءاللہ 3 بیٹے اور بھی تھے۔ امی ابو بہت سال اپنے بیٹے سے جدائی کاٹ رہے تھے، لہٰذا چاچی اور میرے شوہر نے بھی یہی بہتر جانا کہ اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ رہوں۔ یوں اس مشکل وقت میں اپنے والدین کے کام آئی۔ بھائی اور بھابھی کو دبئی رہتے ہوئے 6 برس گزر چکے تھے۔ وہ صرف چھٹیوں میں ہی چند دنوں کے لیے آتے تھے، کیونکہ روزی کا معاملہ تھا۔ وہ وہاں بہت اچھا کام کر رہے تھے، جبکہ ہمارے اپنے وطن میں گریجویٹ بیچارے بے روزگار پھرتے ہیں۔ احسن بھائی کے گمان میں بھی نہ تھا کہ صوبیہ اچانک مل جائے گی۔ وہ تو ایسے غمزدہ ہو کر شہر سے ملازمت چھوڑ کر نکل گئے کہ دوبارہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی نیاز کا پتہ کیا۔ ایک روز اپنی کمپنی کے کام سے انہیں دواؤں کی ایک بڑی کمپنی جانا تھا۔ شام کے تقریباً 4 بجے تھے جب وہ مینیجر کے دفتر سے نکلا۔ کمپنی کے سامنے والے بس سٹاپ پر اس نے صوبیہ کو بس کے انتظار میں سلگتے پایا۔ وہ حسن کی دیوی مرجھا چکی تھی، چہرہ بے رونق ہو چکا تھا، کپڑے بسیدہ اور میلے تھے، وقت سے پہلے بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو چکے تھے۔ احسن نے اپنی کار اس کے قریب جا کر روک لی۔ اس کو دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ روبی، میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ وہی صوبیہ ہے جس نے مجھ سے پیار کی قسمیں کھائی تھیں اور جیون بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، جو فیشن والے شوق رنگ کپڑے پہنتی تھی اور غربت کے باوجود لڑکیوں میں نمایاں نظر آتی تھی۔ وہ اتنی خوش شکل تھی کہ چہرے سے نظر نہیں ہٹتی تھی۔ اس کو اچانک دیکھ کر بھول ہی گیا کہ وہ کسی اور کی ہو چکی تھی۔ فوراً اس کی طرف نکل گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اس کمپنی میں دوائیں پیک کرنے کا کام کرتی ہے۔ نیاز نے شادی کے 1 سال بعد ہی مجھے چھوڑ دیا تھا۔ ماں فوت ہو گئی ہے اور نرسنگ کی ٹریننگ نیاز کی وجہ سے مکمل نہ کر سکی۔ در در کی ٹھوکریں کھائیں، کسی رشتہ دار نے پناہ نہ دی۔ یہ بتا کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو احسن، میں نے تمہیں دھوکہ دیا، برے آدمی کو اچھا سمجھا اور اچھے کی قدر نہ کی۔ مجھے اس بے وفائی کی سزا ملی ہے، مجھے معاف کر دو۔ کوئی بات نہیں، یہ سب قسمت کے کھیل ہوتے ہیں، تم میری قسمت میں تھی ہی نہیں، احسن بھائی نے اس کو جواب دیا۔ اس پر وہ منت کرنے لگی کہ احسن، میں بہت تھک چکی ہوں، اب نوکری نہیں کر سکتی، میرا کوئی نہیں ہے، تم مجھے اپنا لو پلیز، میں بے سہارا ہو گئی ہوں، کام کرنے والی لڑکی کے ساتھ آدھے کرائے پر رہتی ہوں، نہ جانے کب یہ رہائش خالی کرنا پڑ جائے، میرا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ بھائی نے مجھے بتایا کہ اس وقت صوبیہ کی حالت پر مجھے بہت ترس آ رہا تھا، مگر اب میں حقیقت کی دنیا کا باسی ہو چکا تھا، جہاں دل کے معاملات سے زیادہ دوسرے حقائق اہم ہوتے ہیں۔ سو اس سے کہا کہ صوبیہ،
मैं ऐसा ज़रूर कर लेता। मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए जगह है। इस हाल में हरगिज़ तुमको बेसहारा ना छोड़ता, मगर क्या करूं, बहुत मजबूर हूं। मेरी शादी हो चुकी है और अब मैं 4 बच्चों का बाप हूं। मैं अपनी बीवी को कैसे धोखा दे दूं? वो बेलौस मोहब्बत करने वाली बावफा औरत है और फुफ्फोज़ाद भी है। ये अल्फाज भाई उसे कहना ना चाहता था, मगर बड़ी मुश्किल से कहने पड़े, क्योंकि इनकार ना करना और झूठी आस दिलाना किसी को धोखे में रखना होता है। शायद सोबिया की इल्तिजा पर वो उससे शादी कर भी लेता, लेकिन वो अपनी बीवी की खुशियों को बर्बाद करने की हिम्मत ना कर सका। एहसन का कहना था कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन लम्हा था। वो मायूस होकर कार से उतर गई और थके थके कदमों से दूर होती चली गई। वो उसे दूर तक जाते देखता रहा, जहाँ तक कि वो नज़रों से ओझल ना हो गई। अब जब भी उस लड़की की हालत और मायूसी का ख्याल आता है तो दिल डूब सा जाता है और ये सोच तंग करने लगती है कि काश मैं उस लुटी हुई औरत को सहारा दे सकता, मगर मैं ऐसा नहीं कर सका। इसीलिए कहते हैं कि बेहतरीन की तलाश में किसी बेहतर को ना खो दें, और हमारे माशरे में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो बेहतरीन की तलाश में बेहतर को छोड़ देती हैं और फिर उनके हाथ में बेहतर भी नहीं आता। बस यही हकीकत है दुनिया की, क्या कह सकते हैं।